प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन उससे पूर्व हमें ये समझना है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होने चाहिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी हम पीछे आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। धातु की सतह पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है, उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लग जाते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इसमें जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जो धारा बहती है उसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। अब इसके लिए क्या शर्तें हैं, देखिए सारी बातें ये पहले भी वीडियो में आप देखेंगे कि ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, तो उनको पॉइंट वाइज हम कैसे जो है समराइज कर सकते हैं। देखिए, पहली बात कि धातु के पृष्ठ पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है ना, तो उस प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, जो होती है उसमें से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी जितना ज़्यादा तीव्र प्रकाश उसमें गिरेगा, जितनी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश गिरेगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होंगे। एक बात, ये पहला नियम है। दूसरा आता है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है उसका तीव्रता से कोई लेना देना नहीं होता। तब चाहे उसमें तीव्र प्रकाश डाल रहे हैं आप, उसकी गति अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है उतनी ही रहेगी। चाहे उसकी तीव्रता को, आपतित प्रकाश की तीव्रता को आप डबल कर दें तो गतिज ऊर्जा उतनी होगी इलेक्ट्रॉन की, चाहे उसको हाफ कर दें तो गतिज ऊर्जा उतनी होगी। यानी प्रकाश की तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कोई प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि भाई प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, उस पर पहले से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश, यानी उच्च आवृत्ति का प्रकाश अगर हम धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी उसमें वृद्धि होती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। चौथा जो नियम है वो है, आपने पीछे भी देख लिया, देहली आवृत्ति। यानी अगर धातु के पृष्ठ पर आपतित होने वाला प्रकाश, उसकी आवृत्ति एक निश्चित मान से अगर अधिक है तो उसमें से प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा, यानी उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और अगर उस मान से कम है आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं। तो ये जो निश्चित न्यूनतम मान है आवृत्ति का, जिससे ऊपर होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। वो देहली आवृत्ति। और पांचवा है कि जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत जो है उत्सर्जित होंगे। माने प्रकाश के गिरने और वहां से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने में कोई समय नहीं लगता। देयर विल बी नो टाइम लैग on striking light on a surface and ejecting electron from that surface. There will be no time lag. माने कोई भी समय नहीं लगेगा, समय पश्चाता नहीं होता। ये आप समझ सकते हैं। तो ये थे 5 नियम। अब देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या कहता है। देखिए, आइंस्टीन ने कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझने के लिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की हेल्प ली। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत।
प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का आधार माना आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण को समझाने के लिए। अब प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि प्रकाश जब किसी भी माध्यम में चलता है तो ये सतत नहीं चलता, कंटिन्यू नहीं चलता, बल्कि ये क्या करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो है प्रकाश चलता है। और इन बंडलों की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे इनकी जो है ऊर्जा होती है। यानी ये जो है h न्यू के पूर्ण गुणज में होते हैं, ऐसे आइंस्टीन ने कहा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के साथ प्रकाश किसी भी माध्यम में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिनकी ऊर्जा h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू ऐसे करके होती है। और इन बंडलों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। इनको हम बोलते हैं फोटॉन, ये फोटॉन है। ठीक है, इनको हम फोटॉन कहते हैं। अब देखिए, अब जो है आइंस्टीन ने कैसे कहा, चलिए यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ तो अब आप समझेंगे कि आइंस्टीन ने कहा कि जब कोई प्रकाश फोटॉन, अब देखिए फोटॉन के हिसाब से ही आइंस्टीन ने कहा कि जब कोई प्रकाश फोटॉन, किसी भी ऊर्जा का प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर टकराता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो क्या होता है, प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बढ़ती है, एक और दो। एक तो होता है धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने में, एक बात। और दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनों को जब वो जो है कहाँ जाएंगे, पृष्ठ पर आ जाएंगे, को माध्यम में गतिज ऊर्जा देने में। आप समझ रहे होंगे बात को। ये जो प्रकाश फोटॉन है h न्यू, जिसको मैं बोल रहा हूं जनरल में, h न्यू ऊर्जा का जो प्रकाश फोटॉन है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर टकराया तो इसकी जो ऊर्जा है h न्यू, ये दो भागों में बढ़ गई। एक धातु के पृष्ठ से, धातु के अंदर से, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहां से उनको पृष्ठ तक लाने में, ये जैसे ये धातु है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन फंस रखे थे, इनको जो है पृष्ठ पर लाने में, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन। आपको ध्यान होगा कार्यफलन कि भाई धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ पर लाने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसे बोलते हैं कार्यफलन। तो ये कार्यफलन हो गया। और दूसरा हो गया उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में खर्च, यानी ई के। ठीक है, उनको अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा देने में खर्च। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये h न्यू ऊर्जा का फोटॉन है, ये दो भागों में खर्च हो गया साहब, W प्लस ई के। ठीक, तो h न्यू इज इक्वल टू, कार्यफलन को आपको ध्यान होगा, h न्यू 0, यानी ये दहली आवृत्ति हो गई, प्लस ई के, या ई के इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। यानी यहाँ पर इसको मैं अगर थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई के, यानी इसको मैं हाफ एम वी मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज वेग हो गया, और h यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस h न्यू 0। तो इस समीकरण को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरण, ये प्रकाश वैद्युत। अब इसकी हेल्प से हम ये जो अभी मैंने बताया शुरू में 5 नियम बताए, इनको हम इससे व्याख्या कर सकते हैं।
इसमें आप देख रहे होंगे ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये कहीं भी इसमें प्रकाश की तीव्रता का मेंशन नहीं आया। प्रकाश की तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करती है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ये किस पर निर्भर करती है कि उस पर कितनी आवृत्ति का प्रकाश गिर रहा। तो ये 1 2 3 नियम इसमें सिमट गए, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, चौथा बात, जो हमारा देहली आवृत्ति वाला पोर्शन है उसमें देखिए कि अगर ये आपतित प्रकाश, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, अगर V0 V इज लेस देन V0 तो ये जो हो जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी EK जो होगा नेगेटिव आ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, प्रकाश की जो आवृत्ति है धातु के पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की, वो एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक होने ही चाहिए, तब जा करके प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और उसके आधार पर प्रकाश विद्युत नियमों की व्याख्या। तो मुझे लगता है कि आप इन सब बातों को सीख गए हैं, समझ गए हैं, और इस वीडियो को आप रिपीट करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे द्रव्य तरंगों के टॉपिक में हम आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।